सामने खड़ी महिला ब्लड क्लैन के 3 महान एल्डर्स में अकेली महिला थी। उसका नाम एमिलिया था। वह अपने साथ गिल्ड के कुछ सदस्यों को लेकर गाड़ी से उतरने ही वाली थी कि अचानक दूर से भेड़ियों के हुआ हुआ की डरावनी आवाजें सुनाई दी। अगले ही पल कई भेड़िया योद्धा गाड़ी की छत पर दिखाई दिए। एमिलिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे समझ आ गया कि यह एक पहले से रची गई घात थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खून के प्यासे भेड़ियों ने गाड़ी पर धावा बोल दिया। गोलियों की आवाज, चीखें, भेड़ियों की दहाड़ और खून की गंध ने पूरे इलाके को नरक बना दिया। जब गाड़ी के मलबे के भीतर देखा गया तो कभी शालीन और शक्तिशाली दिखने वाली एमिलिया अब बेहद कमजोर हालत में थी। परिषद के लाल बालों वाले सभी सदस्य जमी हुई लाशों में बदल चुके थे। एक विशाल कदकाठी वाला भेड़िया योद्धा आगे बढ़ा। उसने बेरहमी से एमिलिया की गर्दन पकड़ ली और उसके शरीर से पुराना खून निचोड़ लिया। उधर वैम्पायरों के किले में विक्टर को इस त्रासदी की कोई खबर नहीं थी। कुछ ही देर में क्लाइन को बुलाया गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि विक्टर उसे नहीं, बल्कि सेलिना को देखना चाहता था। क्लाइन ने धीमी आवाज में शिकायत की कि सेलिना ने आदेश का उल्लंघन करते हुए छाया का पीछा किया। उसी समय सेलिना एक बंदी भेड़िए के साथ सामने आई। अपने शक की पुष्टि के लिए उसने उस भेड़िए को सीधे विक्टर के सामने बांध दिया। डर और दबाव में आकर उस भेड़िए ने सच्चाई कबूल कर ली कि भेड़ियों का कबीला यह युद्ध जीत चुका है। उसने यह भी बताया कि भेड़ियों की एक लंबी और खतरनाक साजिश थी, जिसके दौरान कई ऐसे राज सामने आए जिन्हें सदियों से छुपाया गया था। सबसे चौंकाने वाला सच यह था कि वैम्पायर और भेड़ियों का एक ही पूर्वज था, 5वीं सदी का एक व्यक्ति जिसका नाम अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर ने एक भयानक महामारी में अपने पूरे गांव को मरते हुए देखा, लेकिन वह अकेला जीवित बच गया। उस महामारी ने उसके खून में छिपे विशेष जीन को पूरी तरह जगा दिया और वह मानव इतिहास का पहला अमर बन गया। कुछ समय बाद उसके 3 बेटे हुए। सबसे बड़ा बेटा चमगादड़ के काटने से पहला वैम्पायर बना। एक बेटा जंगली भेड़िए के हमले से पहला वेयरवुल्फ बन गया। सबसे छोटा बेटा सामान्य इंसान ही रहा, लेकिन उसके शरीर में पिता के विशेष जीन छिपे रहे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए। इन्हीं जीन की वजह से अगर कोई साधारण इंसान वैम्पायर के काटने से घायल होता तो वह वैम्पायर बन जाता, और अगर भेड़िए के काटने से घायल होता तो वेयरवुल्फ बन जाता। इसी कारण भेड़ियों ने एक क्रूर योजना बनाई, इंसानों को प्रयोग के लिए इस्तेमाल कर एक नई जाति पैदा करना, जो आधी वैम्पायर और आधी भेड़िया हो। सैकड़ों सालों तक यह प्रयोग असफल रहा, लेकिन फिर माइक सामने आया। माइक उस शुद्ध मानव वंश का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी था, जिसके खून में विपरीत जीन को पूरी तरह जोड़ने की शक्ति थी। अगर लूसियन माइक के खून के साथ किसी शक्तिशाली वैम्पायर का खून मिला लेता तो वह एक ऐसा राक्षसी रूप धारण कर सकता था जिसे खुद विक्टर भी रोक नहीं पाता। यह सुनकर विक्टर को सबसे बड़ा झटका यह लगा कि लूसियन अभी भी जीवित था। उसे तो क्लाइन ने मरा हुआ बताया था। जब विक्टर को सच्चाई समझ में आई तब तक क्लाइन वहां से भाग चुका था। अब विक्टर को पूरा यकीन हो गया कि क्लाइन लंबे समय से उसे धोखा दे रहा था, और इस रहस्य को छुपाने के लिए उसने एरिका को भी मरने दिया। इसी दौरान हथियार विशेषज्ञों को रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह तबाह हुई गाड़ी मिली। एल्डर एमिलिया की मौत की खबर मिलते ही विक्टर आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में पास खड़े एक भेड़िए को वहीं मार डाला और सेलिना को सख्त आदेश दिया कि माइक को मिलते ही मार दिया जाए, ताकि भेड़ियों की साजिश सफल न हो सके। इसके बाद विक्टर ने सभी वैम्पायर योद्धाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। वह खुद लूसियन की अगुवाई में भेड़ियों से अंतिम युद्ध लड़ने जाने वाला था। दूसरी ओर सेलिना के मन में भारी उलझन थी। माइक के साथ संपर्क में आने के बाद उसके दिल में नस्लों की दीवार लांघने वाला एक अजीब एहसास पैदा हो चुका था। उधर लूसियन के अड्डे पर एक भेड़िया योद्धा माइक का खून निकालने के लिए सुई लेकर आगे बढ़ा। संघर्ष के दौरान सुई नीचे गिर गई और भेड़िए ने उसे बेरहमी से थप्पड़ मार दिया। यह देखकर लूसियन ने उसे तुरंत रोक दिया और माइक से शांति से बात करते हुए कहा कि भेड़ियों की फितरत छुपकर वार करने की होती है, उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। माइक ने उनसे उसे छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन लूसियन ने साफ मना कर दिया और बताया कि वह पहले ही उसे वेयरवुल्फ बना चुका है। अगर वैम्पायरों ने उसे देख लिया तो वे उसे बिना दया के मार डालेंगे, इसलिए भेड़ियों के साथ रहना ही उसकी सबसे सुरक्षित जगह है। इसके बाद लूसियन ने माइक का खून अपने शरीर में इंजेक्ट किया और एमिलिया का खून भी अपने पास रख लिया। वह दोनों जातियों की किस्मत बदलने के बिल्कुल करीब था। तभी माइक की नजर लूसियन के सीने में लटके हार पर पड़ी और उसके दिमाग में बरसों से बंद यादें अचानक खुल गईं। उसने देखा कि एक महिला पत्थर के खंभे से बंधी हुई है। उसके सामने लूसियन जंजीरों में जकड़ा घुटनों पर बैठा है। विक्टर के आदेश पर पहरेदारों ने लूसियन को बेरहमी से कोड़े मारे। फिर ऊपर लगे यंत्र को सक्रिय किया गया। सूरज की तेज किरणें उस महिला पर पड़ी और वह चीखते चीखते राख में बदल गई। वह महिला सोनिया थी, विक्टर की अपनी बेटी। उस रात पूर्णिमा थी। जब विक्टर वहां पहुंचा तो दुख और गुस्से से पागल लूसियन चांदनी के असर से एक 3 मीटर ऊंचे विशाल भेड़िए में बदल गया। उसने जंजीरें तोड़ दी, विक्टर पर हमला किया और सोनिया की आखिरी निशानी लेकर वहां से भाग निकला। यादें खत्म होते ही माइक सब समझ गया। यही वह वजह थी जिसने सदियों पुरानी इस जंग को जन्म दिया था। सेलिना ने धीरे से कहा, उन्होंने तुम्हें उसकी मौत देखने पर मजबूर किया। लूसियन ने टूटती हुई मुस्कान के साथ अपने अतीत की पूरी कहानी सुनाई। शुरुआत में भेड़िए वैम्पायरों के गुलाम थे। दिन में वे उनके इलाकों की रखवाली करते थे। लूसियन एक गुलाम के घर पैदा हुआ था, फिर भी उसे वैम्पायरों से नफरत नहीं थी। उल्टा वह विक्टर की बेटी सोनिया से सच्चा प्रेम करने लगा। लेकिन विक्टर, जो खुद को उच्च रक्त का शासक मानता था, यह सहन नहीं कर सका।
उसने अपनी ही बेटी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को सूरज की रोशनी में जला दिया। इसके बाद विक्टर ने भेड़ियों का खुलेआम नरसंहार शुरू कर दिया। लूसियन ने बचे हुए गुलाम साथियों को इकट्ठा किया और तभी से यह 1000 साल लंबा युद्ध शुरू हुआ। यह जंग सिर्फ नस्लों की नहीं थी, बल्कि वर्ग भेद, घमंड और कुचली हुई मोहब्बत की आग थी। एक ऐसा प्यार जिसे शाही घमंड ने राख में बदल दिया। क्या ऐसी शान सच में गौरव कहलाने लायक है, या फिर एक ऐसा पाप जिसने पूरी दुनिया को खून में डुबो दिया?